आई होप आप लोगों का MLI-I-101 का पेपर अच्छा गया होगा। इसमें देखो यार, आप सिर्फ इन वीडियोस के ऊपर ही डिपेंडेंट मत रहना, अपना एनालिसिस खुद करना। और हो सकता है ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये किसी दिन ना बन पाए टेक्निकल फॉल्ट वगैरह की वजह से। सो अपना खुद तैयारी करते रहना आप एकदम अच्छे से। चेंज मैनेजमेंट ये कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है कि मैनेजमेंट में ही चेंज करना, ठीक है, कुछ ऐसा बदलाव कर देना जिससे मैनेजमेंट काफ़ी खूबसूरत हो जाए। तो यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। सिर्फ परिवर्तन ही ऐसी चीज़ है जो हमेशा निरंतर बनी रहती है, बाकी हर चीज़ चेंज हो जाता है। चेंज आता क्यों है? सबसे पहले रैपिड एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन इन द ट्रेड हैड गिवन मोमेंटम टू द चेंज। दो चीज़ें, एक तो टेक्नोलॉजी, दूसरा ग्लोबलाइज्ड ट्रेड जो होता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइज्ड ट्रेड या ग्लोबलाइजेशन ऑफ द ट्रेड। ये दोनों चेंज करते हैं, चेंज ला कर आते हैं, ठीक है। हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। चेंज मैनेजमेंट इट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूस प्रोसेस अलाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन with marketplace and doing it more responsibly and effectively its competitors. Change management define the continuous process, ये हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। अलाइनिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन विद द मार्केट प्लेस, मार्केट को ध्यान में रखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें चेंज करना, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ करना जिससे क्या होता है कि कंपटीटर्स जो हैं, आसपास के अन्य जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे बेहतर किया जा सके, उसको हम बोलते हैं चेंज मैनेजमेंट। दो तरह का चेंज मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट, इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट। यहाँ पे इंडिविजुअल में आपकी बात नहीं हो रही, आप ब्रश करो सुबह या ना करो, उससे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ लेना देना नहीं है तो उसमें दरअसल चेंज इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह, इसकी बात की जाएगी, वहाँ के जो काम करने वाले लोग होते हैं उसकी बात की जाएगी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मतलब होता है मैनेजमेंट का जो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इज़ द मैनेजमेंट चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टॉप लेवल लीडरशिप लुकिंग डाउन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब टॉप लेवल का जो लीडरशिप होता है उसके बाद सबसे नीचले लेवल तक जो चेंज होता है, उस पूरे चेंज को इसमें शामिल किया जाता है और इसमें बहुत बड़ा चेंज लेकर आया जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज होता है। एंड स्किल्स टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्रहेंड एक्सेप्ट द सपोर्ट रिकॉर्ड्स। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऐसी स्किल भी हमारे पास होनी चाहिए, मैनेजमेंट में होनी चाहिए कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन में जो अगर कुछ चेंज हो तो उसको एक्सेप्ट किया जा सके, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन ही ध्वस्त कर दिया। नॉलेज एंड स्किल इज टू इम्प्लीमेंट प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजिंग अ चेंज थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज और स्किल दोनों होना चाहिए तभी हो पाएगा, अदरवाइज वो डूब जाएगा। इंडिविजुअल चेंज ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द एम्प्लॉय हु आर बॉटम लेवल, सबसे निचले स्तर पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसके लेवल पे जो चेंज करना होता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल चेंज। These are the people who actually implement the change। यही लोग होते हैं जो वास्तव में चेंज को इम्प्लीमेंट करते थे। तो ये चेंज के बारे में इतनी PhD हम लोगों ने कर लिया। फोर्सेज ऑफ द चेंज, दो फोर्सेज होते हैं यार, जब भी फोर्स आएगा ना तो दो ही होगा, इंटरनल एक्सटर्नल। बुद्ध के अंदर इंटरनल फोर्स आया और तुलसीदास के ऊपर बाहर का फोर्स आया, एक्सटर्नल फोर्स आया। मेनली एक्सटर्नल फोर्स ही पहले आता है, बाद में इंटरनल फोर्स आता है। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सा होता है? जो फोर्स बाहर से आते हैं। बाहर से कौन कौन से फोर्स आते हैं? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल। पूरा चेंज कर देगा। टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पूरा कोहा का सिस्टम, पूरा वो आपने एक्विजिशन का देखा, पूरा सिस्टम ही बदल गया। पॉलिसी चेंज हुई, 2000 का नोट ही बंद हो गया। तो ये इस तरह से पॉलिटिकल चेंज हुआ। लीगल चेंज कुछ हो गया कि आज से जो थर्ड जेंडर होंगे वो 377 हट गया कि मतलब अब लड़के लड़के शादी कर सकते हैं, लड़की लड़की भी शादी कर सकते हैं। इकोनॉमिक कोई चेंज कर दिया कि मतलब आज से जैसे चाइना में जो पॉलिसी है, रूस में जो पॉलिसी है, वहाँ की इकोनॉमी की स्ट्रक्चर अलग है, भारत का अलग है। तो उसमें ऐसा कुछ भी चेंज हो जाता है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये सब जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए ऐसे नहीं दिए हैं, ये आपको याद हो इसलिए दिए हैं। ऐसा नहीं कि मैं मजाक के मूड में था ऐसे दे दिया होता भी हूँ कई बार। ये इंटरनल फोर्स, अच्छा चलो मैं कुछ चीज़ें और स्पष्ट कर देता हूँ, पता चले आप उसमें लिख ना पाओ जा करके कुछ। तो ये कुछ चेंजेस मैंने बता दिए। अब देखो, सोशो कल्चरल कोई चेंज होता है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होता है। जो नैनो था, मैंने एग्जांपल दिया था, पश्चिम बंगाल में नहीं टिक पाई क्योंकि वहाँ पे सोशो कल्चर नहीं ठीक था। वो लोग बोले कि हम मजदूरी मांगता, हम इक्वलिटी मांगता, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं मांगता, यहाँ का सारा पानी चूसता और हम लोग गरीब हो जाता, तो वहाँ पे हटा देना पड़ा। तो सोशो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंस है। और
अभी देखो स्टार्ट अप इंडिया गवर्नमेंट ला रही है, तो इसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो अच्छा काम कर पाएगी। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गए। इंटरनल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं जो चेंज ला कर आते हैं? सबसे पहले एक तो ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। इंटरनल जो होता है ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इस चेंज को लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, और वहाँ का जो नेचर होता है, नेचर और फिजिकल एटमॉस्फेयर, ये सब लाते हैं चेंज। कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम हो गया, मैनेजरियल डिसीजंस में कुछ क्लैश हो गया, या गोल ही चेंज करना ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये सब कुछ चेंज हो सकता है। ये चेंज जो होता है वो कुछ कंडीशंस पे होता है, जैसे वैल्यूज़ उसके क्या है, नॉर्म्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं। देखो यार, पीडीएफ में प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं बुक को देख करके कर रहा हूँ, ठीक है, वरना मैं प्रॉपर तरीके से इसको कर पाता। बुक में जो मैंने अंडरलाइन कर रखा सिर्फ उतना ही मैं पढ़ रहा हूँ। देखो चेंज के टाइप्स क्या हैं। एक तो 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। चेंज क्या होता है, चेंज आता क्यों है, फोर्सेज, चेंज हो गया, और चेंज के टाइप्स। तो एडाप्टिव चेंज, इनोवेटिव चेंज, रेडिकली चेंज। एडाप्टिव चेंज मतलब धीरे धीरे, इट इन्वॉल्व्स री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंज इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। एडाप्टिव चेंज मतलब होता है कि उससे ऑर्गेनाइजेशन ही पूरा नहीं बदलना, सेम ऑर्गेनाइजेशन है उसी में थोड़ा सा बहुत चेंज करना होगा। इनोवेटिव चेंज, न्यू एंड अनफेमिलियर, ये जो चेंज होता है वो बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे पहले सब रजिस्टर में बुक की एंट्री करते थे, एकाएक ला करके कंप्यूटर रख दिए, तो कुछ लाइब्रेरियन जो थे वो तो गाली देने लगे कि हम तो अंगूठा लगा करके आए थे, अब हम कंप्यूटर नहीं चलाएंगे। तो ये इनोवेटिव चेंज हो जाता है, जो वहाँ का स्टाफ होता है घबराने लगता है, परेशान हो जाता है। रेडिकली इनोवेटिव चेंज मतलब ये जो होता है वो बहुत ही रेजिस्टेंस आता है। मैंने जो उदाहरण दिया ये तीसरे वाले का दे दिया मुझे लगता है। तो ये इसमें जब ये चेंज आता है तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं, क्या उसको रजिस्ट करते हैं। चेंज मैनेजमेंट एंड प्रोसेस क्या होता है? देखो यार, प्रोसेस का मैंने बार बार बताया। सबसे पहले जब भी कोई प्रोसेस आता है तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद ट्रैकिंग और डेवलपमेंट करते हैं, उसका मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो हमें करना होता है प्लानिंग में। प्लानिंग में कैसे होगा कि नीड क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन का, चेंज मैनेजमेंट के लिए कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन उस चेंज को कैसे किया जाएगा, एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसके मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। और यहाँ पे हिपक्स लिखा है, हिचकी ना आए किसी को मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो बहुत ज़्यादा, इसलिए। और डेवलपमेंट ऑफ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक्सेस कैसे किया जाएगा फेल्योर। आप लोग जब पेपर दे करके आते हो तो सोचते हो कि आज पेपर अच्छा गया कि नहीं गया, यही मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग है। इवेल्युएशन करते हो कि आज कितने क्वेश्चंस छूट गए, तो इसको बोलते हैं इवेल्युएशन। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ चेंज है यार, देखो बहुत मॉडल दे दिया, मतलब इतना मॉडल दे दिया। और ये जो बियरवा का मॉडल है ये कई बार पूछा गया है, इसके मॉडल को हम लोग देख लेंगे। कुर्थ मॉडल, बियर मॉडल और पॉप्सी मॉडल, तमाम मॉडल घुसेड़ कर रख रखे हैं। कुर्थ भाई ने जो मॉडल दिया है इसने 4-5 चीज़ें बोली है, 3 चीज़ें बोली। पहला है अनफ्रीजिंग। अनफ्रीजिंग मतलब क्या होता है, कुछ फ्रीज है उसको गला दो, मतलब जैसे बर्फ़ है उसको लिक्विड में कर दो, भाप में कर दो। तो अनफ्रीजिंग मतलब क्या होता है कि कोई बहुत ज़्यादा तमतमाया गुस्सा में उसको शांत करना, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करना चेंज के लिए कि यस यू कैन डू इट। मोटिवेट करना, मोटिवेट फॉर चेंज, यस यू कैन डू इट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर सकते हो, यस। दूसरा होता है चेंजिंग, इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं प्लानिंग को। तीसरा होता है रिफ्रीजिंग, उसके बाद फिर से हम फ्रीज कर देते हैं उसको, जो पूरा जो हम लोगों ने नया किया उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ कुर्थ भाई ने बोला, फ्रीजिंग, चेंजिंग, रिफ्रीजिंग। तो कुर्थ मॉडल का यही था। बियर भाई बोलते हैं बियर मॉडल अकॉर्डिंग टू पता नहीं स्टेफोर्ड बियर ने डायग्नोसिस शब्द का यूज़ किया, ये लगता है डॉक्टर रहे होंगे। ये बोलते हैं प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, डिज़ाइनिंग ऑटोनॉमी, बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, बैलेंस विद द एनवायरनमेंट पॉलिसी सिस्टम। ये इन्होंने ये कुछ चीज़ें बताई हैं कि 6 स्टेप्स अचीव करने होते हैं चेंज लाने के लिए। तो इन्होंने सबसे पहला बताया प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस। इसमें होता है कि जो इन दिस वेरियस यूनिट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन आर कंसीडर टू आइडेंटिफाई द ऑपरेशन यूनिट्स। सबसे पहले
ऑपरेशन यूनिट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ कहाँ पे चेंज लेकर आया जाएगा। द पार्ट्स विच डील विद द स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ऑपरेशनल यूनिट्स, कौन कौन से पार्ट ऐसे होंगे जहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा, कहाँ पे चेंज लेकर आया जाएगा। एंड विच मेक टर्म लॉन्ग टर्म प्लान एंड पॉलिसी सिस्टम, कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो लॉन्ग टर्म के लिए चेंज लाना, किसके लिए, शॉर्ट के लिए। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। ये प्रिलिमिनरी, जैसे 3 परीक्षाएं होती हैं कई एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऐसे ही प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, ऑपरेशन करने से पहले उसको कुशलक्षेम पूछा जा रहा है। डिज़ाइनिंग ऑटोमेशन क्या है? दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग शेयर विजन हाउ टू ऑर्गेनाइज। द मेन फोकस इज द क्रिएटिंग द राइट कंडीशन फॉर द ऑपरेशनल यूनिट्स टू फंक्शन विद द ऑटोनॉमी एज द पॉसिबल। सबसे पहले विज़न इसका पेश किया जाता है कि भाई चेंज कर दोगे तो क्या होगा। बैलेंसिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट, देखो इंटरनल इन्वायरमेंट ज़रूरी है। फोरकास्टिंग कंसेंसस, कम्पिटिटिव्स, कमिटमेंट एंड शेयर्ड विजन विद द एम्प्लॉयज़ एंड अदर थिंग। अगर ये लोग नहीं करोगे तो विद्रोह कर देंगे, सारे छोड़कर चले जाएंगे, तो तुम चेंज करते रहना। इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रॉपर अप टू डेट सिस्टम मस्ट बी मेंटेन्ड। देखो यार, अभी आजकल ना वो सब लाइब्रेरी में वो RFID वाला सब चिपका रहे हैं, बाद में वो जो NFC है उसको तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। तो प्राचीन काल की चीज़ें ला करके मत घुसेड़ देना, इसको भी ध्यान देना। दूसरा, बैलेंस विद द एनवायरनमेंट, जो चेंज हम लोग कर रहे हैं वो बर्दाश्त करने की क्षमता भी होना चाहिए। पता चले एक व्यक्ति कभी पुशअप्स ना लगाया हो और एक दिन 500 पुशअप्स से लगवा लो, तो अगले कई महीनों तक या सालों तक वो खटिया पर पड़ा रहेगा। पॉलिसी सिस्टम नीड टू बी डेवलप्ड इन इंस्टीट्यूशनल टू चेंज थ्रू फॉर्मल पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ तक कि यहाँ का अखबार बेचने के लिए भी पॉलिसी लाना पड़ता है। तो ये पॉलिसी सिस्टम, ये 5-6 चीज़ें हैं। प्रोसी लिखा है ना, ठीक है। प्रोसी चेंज मैनेजमेंट मैच्योरिटी लेवल, इस भाई ने बहुत अच्छा काम किया, मैं इनका तहे दिल से सम्मान करता हूँ। इन्होंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 ऐसे कोई इन्होंने नाम ही नहीं दिया। बहुत प्यारे इंसान थे और ये स्टूडेंट के बारे में सोचते थे। लेवल 1 में इन्होंने बोला था एडहॉक आर अब्सेंट, इसमें जो चेंज होता है बहुत छोटे लेवल पे होता है। दूसरा होता है आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स, सम एलिमेंट्स चेंज मैनेजमेंट आर अप्लाइड आइसोलेटेड प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में चेंज लेकर आया जाता है, ठीक है। मैनी डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्रहेंसिवली अप्रोच फॉर द मैनेजिंग चेंज बीइंग अप्लाइड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ढेर सारे प्रोजेक्ट्स में ये फिर यूज़ होने लगता है और उसमें प्रैक्टिस में आने लगता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड में फिर चेंज होता है। सिलेक्शन कॉमन अप्रोच, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में वाइड पूरा स्टैंडर्ड और मेथड उसमें चेंज हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंसी, फिर उसके बाद ये जो चेंज होता है पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर दिया जाता है और ये हाईएस्ट प्रोफिटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस होता है। तो ये पड़ोसी जो हैं, पड़ोसी नॉट पड़ोसी ने 4-5 लेवल बताए हैं, फिर उसका इसने विस्तार किया है। एक रेसी थे, राशि मॉडल थे। इन्होंने भी एक मॉडल दिया। सबसे पहला इन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि कौन कौन लोग होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, कंसल्ट किससे करेंगे, इन्फॉर्म्ड किससे करेंगे। तो ये राशि भाई ने बोला। तो ये सब मॉडल्स आप लोग लिख सकते हो, चेंज मॉडल्स, ठीक है। आई होप आपको सब याद रहेगा। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ पे हम लोग आ जाते हैं। ये क्या बनाया हो भाई? आइसबर्ग देखो भाई ने बनाया, चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग। ये तो बुक में दिया ही नहीं है, या मैं आगे निकल गया। पेज नंबर 102। ओहो, मेरे बुक में 102 पेज नंबर है ही नहीं, 101 और 102। मुझे लगता है यहाँ का पेज निकल गया कहीं पे। तो यहाँ पे अच्छा हुआ मैं इसको डाउनलोड कर लिया। चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग, तो मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आपको भी काम आ जाएगा। द चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग गिवन द, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चेंज मैनेजमेंट आइसबर्ग मतलब होता है बर्फ़ का इस तरह से ढांचा, स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं आइसबर्ग। गिवन टू
किसी ने दिया हो क्या फ़र्क पड़ता है। द टॉप ऑफ द आइसबर्ग कंसिस्ट द 3 फैक्टर्स कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइम। दीज 3 आर प्राइम फैक्टर कंसर्न विद द मैनेजमेंट। 3 चीज़ें, कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम, ये 3 चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट के लिए। चेंज मैनेजमेंट के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं कि मैनेजमेंट परसेप्शंस एंड बिलीव्स, पावर एंड पॉलिटिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। 2 चीज़ें, परसेप्शन उसका क्या है, बिलीव क्या है, और पावर और पॉलिटिक्स क्या है। उसके बाद फिर इसमें अन्य लोग भी आ जाते हैं, प्रोमोटर्स, अपोनेंट, मिडिल अपोनेंट। प्रोमोटर्स कौन होते हैं, जिनका एटीट्यूड चेंज के लिए होता है। अपोनेंट जो होते हैं निगेटिव पीपल होते हैं, ठीक है, हर जगह निगेटिव होते हैं। बेचारे लेखक को भी लिखना पड़ा, ये लोग चेंज से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हम हड़प्पा काल से आए हैं और हम रजिस्टर में ही सारी चीज़ें लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो चेंज मैनेजमेंट में सबसे ऊपर देखो इसने बनाया है कॉस्ट, क्वालिटी, टाइम, फिर उसके बाद इसने लाइन खींच दिया है, और उसके बाद ये प्रमोटर, पोटेंशियल प्रमोटर, हिडन ओपोनेंट्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से बनाया। फिर यहाँ पे देखो मैनेजमेंट ऑफ परसेप्शन एंड बिलीव्स और पावर पॉलिटिक्स, इस तरह से इसने लगा रखा है। हिडन अपोनेंट्स जो होते हैं, जिनका जो बाहर तो देखते हैं अरे आप तो बड़ी महान व्यक्ति हैं, कमीना मरता भी नहीं, इस तरह से अंदर बोलते हैं। तो ये हिडन अपोनेंट्स होते हैं, बोलते हैं सर चेंज, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर चेंज, और ये करते कुछ नहीं है बाद में बाधा कितने बड़े हो जाते हैं। पोटेंशियल प्रोमोटर्स ऐसे होते हैं जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है चेंज के लिए, तो ये अच्छा काम करते हैं। द चेंज मॉडल, यार कितना मॉडल पढ़ेंगे, छोड़ो। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, सबसे पहले डायरेक्टिव स्ट्रेटजी होता है कि कौन सी अथॉरिटी जो है जो इम्पोज करेगी चेंज को, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट विद द लिटिल ऑफ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर पीपल। इसमें जो डायरेक्टिव चेंज होता है, इसमें डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट लोग होते हैं, जिसमें नीचे के लोग निचले स्तर पे काम करने वाले लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं। एक्सपर्ट स्ट्रेटजी भी होता है यार कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जाता है, उसको एक्सपर्ट की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। निगोशिएबल स्ट्रेटजी, इसमें टॉप जो मैनेजमेंट होता है वो निचले स्तर पे काम करने वाले, मतलब ये इन्फीरियरिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो हायरार्किकल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं, उन लोगों को चेंज के बारे में बताता है, और उन लोगों से विलिंगनेस, निगोशिएट, बार्गेनिंग, ये सब चीज़ें करता है, निगोशिएशन भी करता है। एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ क्या होता है कि किसी को अगर डोनेशन लेना है कैंसर के बारे में, तो सबसे पहले कैंसर के बारे में खूब बताओ कि कैंसर में इतने लोग मर जाते हैं, अफ्रीका में इतने लोग मरते हैं, एशिया में इतने लोग मरते हैं, गरीब हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। फिर उसके बाद बोलते हैं 1 रुपये का स्टिकर खरीद लो प्लीज़। तो फिर ये स्ट्रेटजी होता है। पहले किसी चीज़ के बारे में, अगर किसी कुत्ते को मारना है तो उसको साबित कर दो कि पागल है। अमेरिका ये स्ट्रेटजी अपनाता है जब उसे लादेन को मारना था या अन्य लोगों को मारना था। ईरान में उसने इतना हमला कर दिया, बोला कि बम है, बम कुछ नहीं मिला, पटाखा तक नहीं मिला। तो ये एजुकेशनल स्ट्रेटजी होता है कि चेंज लाने से पहले एजुकेशन, सबको एजुकेट कर दो कि चेंज इतना इंपॉर्टेंट है, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। बाद में कौन पूछता है, बाद में सब एमएलए की तैयारी करते हैं। पार्टिसिपेटिव स्ट्रेटजी, उसमें क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और नीचे के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सारे लोग मिल करके स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये पार्टिसिपेटेड, ये डेमोक्रेसी वाली बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द चेंज स्ट्रेटजी, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो चेंज लेकर आते हैं। सबसे पहले अर्जेंसी, कितना ज़्यादा नीड है तुम्हें चेंज करने की। दूसरी डिग्री ऑफ रीसेटमेंट, कितना ज़्यादा चेंज के लिए ज़रूरी है, ऐसा कुछ इसमें बताने की कोशिश किया जा रहा है। द पावर ऑफ द इंडिविजुअल ग्रुप इनिशिएटिंग द चेंज, कई बार इंडिविजुअल बोलते हैं चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, तो उसमें जो इंडिविजुअल ग्रुप होता है उसका पावर भी होता है। और उसके बाद कई बार ये लोग रोक भी देते हैं कि ये चेंज नहीं होगा, जैसे 3 लॉज किसानों ने रोक दिया था। नेसेसरी फॉर द इंफॉर्मेशन एंड कमिटमेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन और कमिटमेंट कितना लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है। एक्सपर्टीज़ अवेलेबल है कि नहीं, टारगेट पॉपुलेशन कौन है चेंज के लिए, डिपेंडेंसी फैक्टर कौन सा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ये इसको हम वो बोलते हैं फैक्टर्स, ये फैक्टर्स होते हैं। रेजिस्टेंस कौन कौन से आते हैं चेंज के लिए। सबसे पहले इंडिविजुअल प्री डिपोजिशन टूवर्ड्स द चेंज, फियर ऑफ अननोन, जब इंडिविजुअली बोलते नहीं हमको इसी मतलब ऐसे हम पड़े रहेंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं,
नहीं चेंज करना है हमें। क्यों चेंज करना है? तुम्हारे लिए हम चेंज कर लेंगे। फियर ऑफ अननोन, कि कंप्यूटर आ जाएगा तो उसमें सारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे रजिस्टर हम चपरासी से भी भरवा लेते थे। तो फियर ऑफ अननोन भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होता है, अनिश्चितता कि पता नहीं क्या आ जाएगा। अटेंडेंस के लिए अगर वो आ गया थंब वाला तो रोज़ रोज़ आना पड़ेगा, ऐसे तो हम एक दिन आते थे हफ्ते में। सेल्फ इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि पान खा के गुट चलो सेल्फ इंटरेस्ट भी होना चाहिए चेंज के लिए। सेटिस्फैक्शन विद द स्टेटस को, अगर जो चल रहा है उसी के साथ कोई सेटिस्फाइड है तो फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। पीयर प्रेशर, जो आसपास के लोग होते हैं उसको पीयर बोलते हैं, पीयर प्रेशर भी होता है। डिस्ट्रप्शन ऑफ द कल्चरल और द ग्रुप, अगर चेंज से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ग्रुप जो होता है आसपास का, ट्रेडिशन अगर कुछ हो रहा है तो उसमें भी लोग हड़ताल कर देते हैं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, अगर ऐसा होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। स्पीड विच चेंज अगर बहुत ज़्यादा स्लो चेंज है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एकाएक पूरा चेंज कर दिए तो फिर गुस्सा लोग कर सकते हैं। इंसेंटिव, कुछ लोगों को पैसा देना पड़ता है कि मतलब सरकार बदलेगी तो 15 लाख आएंगे। तो डिफ़िकल्ट टाइमिंग ऑफ द चेंज, अगर कोरोना के समय सरकार नोटबंदी करती तो फिर यहाँ पे क्या हो सकता था? विद्रोह। डिफ़िकल्ट टाइमिंग, फियर ऑफ फेल्योर, फियर भी होता है कि यार ये नई चीज़ लेकर आ रहे हो, नोटबंदी की तरह फेल भी तो हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगला यहाँ कोटर महोदय ने भी कई चीज़ें बताई हैं कि कैसे इन सब चीज़ों को सॉल्व किया जाना चाहिए। एक तो बड़ी चीज़ ये है कि मेरे कई पेजेस फट गए हैं मेरे बुक से। हाँ, कैसे ये सारे चेंज को आराम से डील कर सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। तो प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसको एक दो बार पढ़ो, आपको आने लगेगा। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं सॉल्यूशन है। देखो, एजुकेशन, कम्युनिकेट करो, जाके एजुकेट करो, पार्टिसिपेट करो, फैसिलिटेट करो, सपोर्ट करो, निगोशिएशन करो, एग्रीमेंट करो, मैनिपुलेशन करो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कोरेशन करो। ये कुछ चीज़ें करो, जा करके उनसे बातचीत करो, बातचीत का रास्ता निकालो। तो इससे क्या होगा कि चेंज के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये अजीब सा ये लोग लिख रखे हैं। बुक चेंज मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहाँ से आ गया? छोड़ो इसे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कैसे चेंज मैनेजमेंट होता है उसको यहाँ पे बताया गया है। वही सेम चीज़ें यार। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई है कि यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनल डाइवर्सिटी, इंक्रीजिंग डिसर्निंग एंड इन्फॉर्म्ड यूजर्स, स्टाफ विद इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस, नीड रिस्पॉन्स, रैपिड इन्वायरमेंट चेंज, पोटेंशियल क्रॉस सेक्शन वर्किंग, डिसकंटिन्यूअस चेंज। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज के लिए लाती हैं। मुझे लगता है कि चेंज मैनेजमेंट में आप PhD कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।